गुड मॉर्निंग गर्ल्स। बीए थर्ड ईयर की अर्थशास्त्र की क्लास में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अवसर लागत सिद्धांत की विस्तृत रूप से चर्चा चल रही है। पिछली क्लास में हमने ये देखा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो हैबर्डर का सिद्धांत है वो अवसर लागत सिद्धांत को लेकर चलता है और इस सिद्धांत के रूप में हमने 3 स्थितियों की विस्तृत रूप से चर्चा की। इसमें आपको ये बताया गया कि स्थिर अवसर लागत की स्थिति, वर्तमान अवसर लागत की स्थिति और ह्रासमान अवसर लागत की स्थितियों के द्वारा ही इस सिद्धांत का वर्णन किया गया है या इस सिद्धांत का जो है विश्लेषण किया जाता है। पिछली क्लासों में हमने स्थिर अवसर लागत की स्थिति और वर्तमान अवसर लागत की स्थिति के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की। आज हम उसी सिद्धांत को आगे कंटिन्यू करते हुए ह्रासमान अवसर लागतें तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की चर्चा आज करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा ह्रासमान अवसर लागतें। अंतरराष्ट्रीय व्यापार तथा ह्रासमान अवसर लागत। इस प्रकार 3 स्थितियों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत की जो है चर्चा की गई है। ह्रासमान अवसर लागत से क्या अभिप्राय है? कई बार छोटा क्वेश्चन आ जाता है कि ह्रासमान अवसर लागत किसे कहते हैं। अब आप देखिए नाम से स्पष्ट है ह्रासमान। ह्रासमान का मतलब होता है लागतों का घटना, घटती हुई लागतें। कहने का मतलब उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है औसत और सीमांत लागतों में कमी होती है। एसी और एमसी के अगर हम बात करते हैं तो आपकी एसी में और एमसी में ये आपका एसी होता है और ये एमसी होता है। जब आपने 12th में या फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि जब ह्रासमान अवसर लागतें होती है तो औसत लागतें घटती है और सीमांत लागतें उससे ज्यादा तेजी से घटने लगती है। इस प्रकार ह्रासमान अवसर लागत के अंतर्गत उत्पादन में तो वृद्धि होती जा रही है लेकिन आपकी औसत लागत और सीमांत लागत में कमी होती है। उत्पादन लागत में ह्रास जो होता है वो तो या तो उत्पादन में वृद्धि के कारण आंतरिक वस्तुओं के प्राप्त होने से होता है कि जैसे हमने एक मशीन लगाई थी और वो एक मशीन जो है 500 वस्तुओं का उत्पादन कर सकती है एक घंटे में। कितनी वस्तुओं का? 500 वस्तुओं का उत्पादन कर सकती है। लेकिन जब हमने वो मशीन लगाई थी उस मशीन में जब स्टार्ट किया था हमने तो उस समय हमारी वस्तु की मांग कितनी है? 200 है। तो हमने वही एक घंटे मशीन चलाकर 200 वस्तु का उत्पादन किया है। लेकिन जैसे जैसे हमारी वस्तु की मांग बढ़ेगी 200 से 300, 300 से 400 और 400 से जब 500 आ जाएगी तो यहाँ पर जो एक घंटे पहले भी मशीन 1 घंटे चल रही थी अभी भी मशीन 1 घंटे चलेगी लेकिन अब 300 वस्तुओं का उत्पादन जो है क्या होगा? ज्यादा होगा। और जब 300 वस्तुओं का उत्पादन ज्यादा होगा तो लागत कम आएगी। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं। जैसे मान लो बिजली की जो दर है वो कम हो जाती है, पेट्रोल या डीजल के भाव कम हो जाते हैं और कच्चे माल जो होता है उसकी कीमतों में कमी हो जाती है। तो आंतरिक वस्तुओं के कारण और उत्पादन में वृद्धि के कारण भी जो है लागतें घटने लगती है या फिर बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगता है। जैसे मैंने भी आपको बताया कि बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगता है, मांग बढ़ने लग जाती है तो उत्पादन को बढ़ा दिया जाता है तो उस समय लागत हमारी कम हो जाती है। कई बार जो है बाह्य बचतें भी प्राप्त होती है। बाह्य वस्तुओं में आपका हो गया जैसे मैंने भी आपको बताया कि पेट्रोल और डीजल के भाव में कमी हो गई, यातायात के साधन
की मांग ज्यादा मात्रा में बढ़ने लग गई, तो यहाँ पर लागत में कमी आंतरिक बचतें और बाह्य बचतें दोनों के कारण भी हो सकती है और उत्पादन में वृद्धि के कारण भी हो जाती है। इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में लागत हमारी कम होने लगती है। ह्रासमान अवसर लागत की स्थिति में जो आपका उत्पादन संभावना वक्र होगा, वो उत्पादन संभावना वक्र कैसा होता है, मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होता है, जिसको हम अभी बनाएंगे। स्थिर अवसर लागत की में उत्पादन संभावना वक्र एक सरल रेखा के रूप में था। बढ़ती हुई अवसर लागत की स्थिति में या वर्धमान अवसर लागत की स्थिति में आपका उत्पादन संभावना वक्र नतोत्तर था। और अगर इसकी बात करते हैं ह्रासमान अवसर लागत की, तो यहाँ पर जो आपका उत्पादन संभावना वक्र होगा वो कैसा होगा, उन्नतोत्तर होता है। उसी चित्र को हम बनाएंगे और बना के वर्णन करते हैं। इसके अंतर्गत आप सबसे पहले वही 0x अक्ष और 0y अक्ष बनाएंगे। 0x अक्ष पर आपकी x वस्तु की मात्रा, 0y अक्ष पर आपकी y वस्तु की मात्रा होती है। ये देखो, ये x अक्ष है, ये आपका 0 अक्ष है और ये आपका y अक्ष है। यहाँ पर क्या है, y वस्तु की मात्रा है 0y अक्ष पर और 0x अक्ष पर x वस्तु की मात्रा बताई गई है। ये हम बता रहे हैं ह्रासमान अवसर लागत में उत्पादन संभावना वक्र का जो मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होता है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसके अंतर्गत देखिए, ए देश का जो उत्पादन संभावना वक्र है वो होगा आपका A1। ए देश का उत्पादन संभावना वक्र बनाएंगे हम और वो बनाएंगे A1। यहां से ऐसे थोड़ा सा घुमा हुआ है, बिल्कुल सीधी रेखा के रूप में नहीं है। ये देखो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। ये क्या है, ए देश का उत्पादन संभावना वक्र है जो कि A1 होता है। इसके बाद जो देश ए द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले कपड़े या गेहूं के विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करता है। यदि ए देश जो है सारे साधन कपड़े के उत्पादन में लगाता है तो वो 0A मात्रा में कपड़ा उत्पादन करेगा, और अगर वो सारे साधन जो है गेहूं के उत्पादन में लगाता है तो 0A1 मात्रा में गेहूं का उत्पादन किया जाएगा। इसके अलावा ये जो उन्नतोत्तर वक्र है इसके किसी भी संयोग को वो अपना सकता है जो उसकी आवश्यकता होगी उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद व्यापार से पूर्व ए देश का जो साम्य बिंदु है वो ई बिंदु है। अब हम यहाँ पर इस ए देश के जो उत्पादन संभावना वक्र है इसके ऊपर एक पीपी रेखा खींचेंगे जो कि आपकी घरेलू मूल्य अनुपात की रेखा कहलाती है। और आप स्केल से बनाएंगे इसको ऐसे, यहाँ से इसको टच करते हुए ये आपकी पीपी रेखा बन जाएगी जो इस वक्र को A1 वक्र को जो है ई बिंदु पर स्पर्श करता है। हम यहाँ पर ई बिंदु डाल देंगे और x अक्ष पर ये मात्रा डालेंगे और y अक्ष पर जो है हम ऐसे करके इसको यहाँ तक डाल देते हैं। इसके बाद जो है y अक्ष पर C बिंदु डाल देंगे क्लॉथ्स के नाम से, और x अक्ष पर हम जो है W बिंदु डाल देते हैं। इस प्रकार ये व्यापार से पहले की स्थिति बताई हुई है जहां पर संतुलन बिंदु जो होता है वो संतुलन बिंदु ई बिंदु पर होता है, जहां पर A1 वक्र को घरेलू मूल्य अनुपात की रेखा जो कि पीपी रेखा होती है वो स्पर्श करती है ई बिंदु पर। साम्य की स्थिति में ए देश 0C मात्रा में कपड़ा और 0W मात्रा में गेहूं का उत्पादन भी जो है करता है। यदि ए देश कपड़े के उत्पादन में आंतरिक बस्ती प्राप्त है तो वह अपने समस्त उत्पादन के साधन को कपड़े के उत्पादन में प्रयुक्त करेगा, यानी वो गेहूं का उत्पादन नहीं करेगा। और सारे के सारे साधन किसके अंदर लगाए जाएंगे, सारे के सारे साधन कपड़े के उत्पादन में लगाए जाते हैं और ए देश जो है गेहूं के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करेगा। इस स्थिति में उत्पादन का बिंदु जो होगा आपका कपड़े का उत्पादन का बिंदु वो होता है 0A
A1 0A सॉरी क्या होगा 0A। सारे साधन उसने किधर लगा दिए, सारे साधन उसने कपड़े के उत्पादन में लगा दिए। जहां देश 0A मात्रा में कपड़े का उत्पादन करेगा और वहां पर गेहूं का जो उत्पादन होगा वो गेहूं का उत्पादन कितना होगा, शून्य होगा, क्योंकि जो भी उत्पादन के साधन थे वो सारे के सारे कहां पर लगाए जा रहे हैं, कपड़े के उत्पादन में लगाए जाते हैं। इसके विपरीत यदि देश को गेहूं के उत्पादन में आंतरिक वस्तुएं अगर प्राप्त होती है तो वो सारे के सारे साधन गेहूं में लगाता है और गेहूं में लगाकर 0A1 मात्रा में गेहूं का उत्पादन करेगा और कपड़े का उत्पादन उस स्थिति में कितना होता है, शून्य होता है। इस प्रकार उत्पादन का बिंदु A1 हो जाएगा जहां गेहूं का उत्पादन 0A1 के बराबर होगा और कपड़े का उत्पादन 0 है। यदि आंतरिक वस्तुएं दोनों ही प्रकार के उद्योगों को प्राप्त है, कपड़े को भी प्राप्त है और गेहूं को भी प्राप्त है, तो वो है उत्पादन संबंधी निर्णय बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत घरेलू मूल्य अनुपात की रेखा के द्वारा तय करेगा। कहने का मतलब है कि ये देश को जो है कपड़े के उत्पादन और गेहूं के उत्पादन दोनों में ही आंतरिक वस्तुएं अगर प्राप्त हो रही है तो ये देश क्या करेगा, कपड़े का उत्पादन भी करेगा और गेहूं का उत्पादन भी करेगा घरेलू यानी बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब होता है हम किसी भी देश से या किसी दूसरे देश से ना तो वस्तुओं का आयात कर रहे हैं और ना ही वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं। जिन भी वस्तुओं की हमें आवश्यकता है उन सभी वस्तुओं का उत्पादन हमारे यहाँ जो है किया जा रहा है। इस प्रकार घरेलू मूल्य अनुपात की रेखा के द्वारा होगा और अर्थव्यवस्था में जो निर्णय होगा वो अंतर्राष्ट्रीय मूल्य अनुपात की रेखा द्वारा किया जाएगा। अगर खुली अर्थव्यवस्था होती है तो खुली अर्थव्यवस्था में जो निर्णय होगा वो किसके देखे, अंतर्राष्ट्रीय विनिमय अनुपात की रेखा के द्वारा होगा। ये जो डॉट 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 वाली जो लाइन बनाई है मैंने वो आपकी अंतर्राष्ट्रीय विनिमय अनुपात की रेखा कहलाती है, जो कि A1 है। P घरेलू मूल्य अनुपात रेखा है और A1 आपकी अंतर्राष्ट्रीय विनिमय अनुपात की रेखा है। ह्रासमान अवसर लागत की स्थिति में दोनों देश A तथा B के मध्य व्यापार को अब हम चित्र या नए चित्र के द्वारा बताएंगे कि जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है तो दोनों देशों को किस प्रकार से या किस किस प्रकार से लाभ होता है। जब दोनों देशों में वस्तुओं का उत्पादन उत्पत्ति वृद्धि नियम या लागत ह्रास नियम के अंतर्गत हो रहा है तो दोनों देशों के उत्पादन संभावना वक्र जो होंगे वो होंगे आपके मूल बिंदु के उन्नतोदर, जो कि ह्रासमान अवसर लागत की स्थिति में होता है। ये तो आपको ह्रासमान अवसर लागत की स्थिति में उत्पादन संभावना वक्र की स्थिति बताई है कि उत्पादन संभावना वक्र का जो आकार होता है वो कैसा होता है, मूल बिंदु के उन्नतोदर होता है। अब ये आपका बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, क्योंकि हमने यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय ये तो आपको सिर्फ बताया गया है कि अवसर लागत की स्थिति में या ह्रासमान अवसर लागत की स्थिति में उत्पादन संभावना वक्र का आकार कैसा होता है। अब जब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर रहे हैं उस समय दोनों देश A देश और B देश दोनों देशों के वक्रों के द्वारा व्यापार किया जाएगा, जो कि हम नेक्स्ट चित्र में बनाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जो है इसको बना लेते दोनों, मैं इधर बना देती हूँ साथ के साथ बनाने चलना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से बाद की स्थिति है ये और वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से पहले की स्थिति थी। इसके अंतर्गत देखो वही आपका x अक्ष ये 0 आ जाएगा, ये y अक्ष आ जाएगा। y अक्ष पर आप y वस्तु कर दो या वस्तु का नाम कर दो। x अक्ष पर आपके गेहूं की मात्रा और 0y अक्ष जो है वहां पर कपड़े की मात्रा दर्शाई गई है। A देश का उत्पादन संभावना वक्र A1 हम बनाएंगे यहाँ पर, यहाँ से ऐसे ही नतोदर उन्नतोदर ही आएगा। यह आपका A देश का उत्पादन संभावना वक्र है, जो कि मूल बिंदु के उन्नतोदर बनाया गया है।
इसी प्रकार बी देश का उत्पादन संभावना वक्र है जो कि होगा B1। यहां से बना लेते हैं बी देश का उत्पादन संभावना वक्र क्या है B1। ये दोनों वक्रों को आपको देखकर लग रहा होगा कि दोनों वक्र जो हैं उनके आकार या उनकी स्थिति कैसी है, मूल बिंदु के उन्नतोत्तर होती है। दोनों देश कपड़े तथा गेहूं का उत्पादन करते हैं। दोनों देशों के उत्पादन संभावना वक्र, दोनों देश जो है उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर है, जो ये प्रदर्शित करते हैं कि दोनों देश ए तथा बी में दोनों ही वस्तुओं की कपड़ा तथा गेहूं की उत्पादन लागत ह्रास नियम के अंतर्गत उत्पादन हो रहा है। यानी ए देश और बी देश दोनों ही देशों में दोनों ही वस्तुओं का जो उत्पादन हो रहा है वो उत्पादन हो रहा है उत्पादन ह्रास नियम के अंतर्गत। व्यापार से पूर्व की अगर अपन बात करते हैं तो ए देश का उत्पादन का साम्य बिंदु ई आएगा और बी देश का उत्पादन का साम्य बिंदु जो आएगा वो आएगा आपका E1 और ये होंगे आपके घरेलू मूल्य अनुपात की रेखा के द्वारा। अब यहाँ पर हम देखो इसके ऐसे आप लोग बनाओगे, ये जो है ये P घरेलू मूल्य अनुपात की रेखा है, ये इसको ए उत्पादन संभावना वक्र को कहां पर स्पर्श कर रही है, ये उत्पादन संभावना वक्र को ई बिंदु पर स्पर्श कर रही है। इसी प्रकार B1 देश का या बी देश का जो उत्पादन संभावना वक्र है वो आपका B1 है, ये इसको कहां पर स्पर्श कर रहा है, ये P1 रेखा जो आपकी घरेलू मूल्य अनुपात की रेखा है, यहाँ पर हम बनाएंगे स्केल की सहायता से। तो इसका जो साम्य बिंदु होगा वो कहां पर होता है, ई बिंदु पर होता है। ये थोड़ा सा उठाव बना देना है यहाँ पे, E1 बिंदु पे होता है बी देश का और ए देश का होता है ई बिंदु पर। इस प्रकार दोनों देशों के साम्य बिंदु हो गए। यहाँ दोनों देशों की घरेलू मूल्य अनुपात की रेखाएं PP है तथा P1 है, जो दोनों देशों के उत्पादन संभावना वक्र A1 और B1 को जो है स्पर्श करता है। दोनों देशों की घरेलू मूल्य अनुपात की रेखाओं से ये स्पष्ट है PP और P1 से कि ए देश को बी देश की तुलना में कपड़े के उत्पादन में अधिक लाभ प्राप्त है। यदि एक देश जो है सिर्फ कपड़े का उत्पादन करता है उत्पादन के साधन लगाकर, तो वो 0 मात्रा में कपड़े का उत्पादन करेगा और सारे साधन अगर वो गेहूं के उत्पादन में लगाता है तो 0 मात्रा का उत्पादन करेगा। अब आपको इस वक्र को देखने से पता पड़ जाएगा कि जो साधन लगाए जा रहे हैं वो गेहूं की अपेक्षा ए देश को कपड़े के उत्पादन में ज्यादा प्राप्त फायदा हो रहा है, यानी उसकी लागत कम आ रही है। इसी प्रकार बी देश के उत्पादन संभावना वक्र को देखेंगे तो बी देश जो है उत्पादन के समस्त साधन अगर कपड़ों में लगाता है तो 0 मात्रा में कपड़े का उत्पादन होगा और 0 मात्रा में गेहूं का उत्पादन होगा। अब आप ये बताओ इसको देख के कि बी देश कपड़े का उत्पादन ज्यादा कर रहा है या गेहूं का उत्पादन ज्यादा कर रहा है। इस वक्र को देखकर हम ये कह सकते हैं कि बी देश जो है गेहूं के उत्पादन में उसे लागत कम आ रही है और उत्पादन भी क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। इस स्थिति में अंतरराष्ट्रीय मूल्य अनुपात की रेखा AB1 है, जो मूल्य अनुपात की रेखा AB1 ये स्पष्ट करती है कि ए देश के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में कपड़ा महंगा है और बी देश के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में गेहूं महंगा होता है। अब हम जो है अंतरराष्ट्रीय विनिमय अनुपात की जो है वो रेखा बनाएंगे जो कि आपकी डॉट डॉट वाली है। अब यहाँ पर ए देश जो है, ए देश को विशिष्टीकरण करके कपड़े का उत्पादन
चाहिए तथा अंतरराष्ट्रीय बाजार में कपड़ा जो है महंगा हो गया, करना चाहिए तथा निर्यात करें। अब जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में दूसरे बाजार में कपड़ा महंगा हो जाएगा तो वो ज्यादा मात्रा में उसे लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि जब कोई वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो जो व्यापार करने वाला या जो वस्तु को बनाने वाला उत्पादन करता होता है उसका लाभ बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप ए देश कपड़े के उत्पादन में तथा बी देश जो है गेहूं के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करेगा। अतः ए देश को कपड़े का निर्यात तथा गेहूं का आयात करना चाहिए। तो यहाँ पर देखो कपड़े का उत्पादन करना चाहिए तथा निर्यात करें और क्या करें, गेहूं का आयात करें। और जो बी देश है उसको गेहूं का निर्यात करना चाहिए और कपड़े का आयात करना चाहिए। इस प्रकार ये जो है दोनों देशों को उपभोग का साम्य बिंदु अंतरराष्ट्रीय मूल्य रेखा AB1 पर कहीं भी स्थित होगा। जब ये AB1 रेखा है यहाँ पर उपभोग का जो साम्य बिंदु होगा वो कहीं पर भी स्थित हो सकता है। ये डिपेंड करता है किस पर, उपभोक्ता की या जो देश है उनकी रुचि पर। यद्यपि ये सर्वसम्मति से ये हमारा जो है ह्रासमान अवसर लागतों का हो जाता है। इस चित्र को आप बना लीजिए। इस सिद्धांत की व्याख्या करने पर यह स्वीकार कर लिया गया है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अवसर सिद्धांत रिकॉर्डों के वास्तविक लागत सिद्धांत की तुलना में श्रेष्ठ है। कहने का मतलब हमने अंतरराष्ट्रीय व्यापार का जो रिकॉर्डों का तुलनात्मक लागत सिद्धांत पढ़ा है जो कि तुलनात्मक लागतों पर डिपेंड है, और हैबर्डर का जो अवसर लागत सिद्धांत है, इन दोनों सिद्धांतों की अगर हम तुलना करते हैं तो अवसर लागत सिद्धांत जो है ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है रिकॉर्डों के तुलनात्मक लागत सिद्धांत की अपेक्षा। हैबर्डर का अवसर लागत सिद्धांत न केवल अंतरराष्ट्रीय व्यापार के ढांचे का वैज्ञानिक एवं वास्तविक विश्लेषण ही प्रस्तुत करता है, बल्कि सामान्य साम्य विश्लेषण की प्रणाली को समझाने में भी सहायता प्रदान करता है। ये सिद्धांत जो है वैज्ञानिक रूप से, क्रमबद्ध रूप से, सिस्टमेटिक रूप में है। साथ में ये सिद्धांत जो है साम्य विश्लेषण को समझाने में भी सहायता प्रदान करता है। रिकॉर्डों का तुलनात्मक लागत सिद्धांत स्थिर लागतों में ही लागू होता है। अपन ने देखा था कि जो रिकॉर्डों का सिद्धांत है वो स्थिर लागतों में लागू होता है, जबकि अवसर लागत सिद्धांत जो है वो आपके तीनों ही स्थितियों में, कहने का मतलब स्थिर अवसर लागत की स्थिति में, ह्रासमान अवसर लागत की स्थिति में और वर्तमान अवसर लागत की स्थिति, तीनों ही स्थितियों में लागू होता है। अर्थात चाहे कोई सी भी लागत हो वो तीनों स्थितियों में लागू होता है। अवसर लागत सिद्धांत इस दृष्टि से भी अधिक उपयोगी माना जाता है कि इसे सरलतापूर्वक उसे सामान्य साम्य विश्लेषण तक विस्तृत किया जा सकता है। इसलिए अवसर लागत सिद्धांत का अधिक ख्याति प्राप्त करना आश्चर्यजनक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो सामान्य साम्य विश्लेषण की भी व्याख्या करता है, इस प्रकार ये सिद्धांत ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। और जो सिद्धांत में इसके विरोधी हैं वह भी इसका प्रयोग करते हैं इस सिद्धांत के महत्व को देखते हुए। इन सभी गुणों के होने के बावजूद भी अवसर लागत सिद्धांत की जो है कई प्रकार की आलोचनाएं हैं, जो कि उस सिद्धांत में कुछ कमियां रह गई है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी सिद्धांत हो, कोई भी नियम हो, कोई भी अपन किसी भी चीज की चर्चा करते हैं तो उसके सकारात्मक के साथ साथ नकारात्मक पॉइंट भी होते हैं, तो उनकी आलोचनाएं भी की गई है। उन आलोचनाओं में जो प्रमुख अर्थशास्त्री आते हैं उन प्रमुख अर्थशास्त्रियों का नाम है जैकब वाइनर। क्या नाम है? जैकब वाइनर, इनका नाम प्रमुख आता है, जिन्होंने अवसर लागत सिद्धांत की आलोचना की है। उन आलोचनाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी आपको एक चीज और बता देती हूँ
दे सकते हो। यहाँ पर वही जैसे मैंने आपको स्थिर अवसर लागत की स्थिति में बताया था, उसी प्रकार हम ह्रासमान अवसर लागत की स्थिति में भी बता सकते हैं। यहाँ पर आपके सहयोग आ जाएंगे, यहाँ पर आपके x वस्तु आ जाएगी, यहाँ पर आपके y वस्तु आ जाएगी और यहाँ पर आपके तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमा आ जाएगी, जिसको MRS XY भी बोलते हैं। ये भी आप साथ में दे सकते हो, देना चाहो तो। इस प्रकार जब उपभोक्ता A संयोग पर होगा तो यहाँ पर देखो x वस्तु की 1 मात्रा या 0 मात्रा और y वस्तु की 10 मात्रा। इसके बाद B संयोग पर आएगा, x की 1 बढ़ जाएगी तो y की 1 कम हो जाएगी। और C पर आएगा, x की जब 1 बढ़ जाएगी तो यहाँ पर जो है डिफरेंस कम होता जाएगा। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर हम जो लेंगे वो y वस्तु की जो मात्रा होगी वो हमने यहाँ पर 10 ली है। अब यहाँ पर लेंगे हम 9, ये C होगी, ये दूसरे संयोग पे आ जाएगा तो यहाँ पर हम ले लेंगे 7। ये C संयोग D संयोग आ जाएगा तो यहाँ पर x की मात्रा 3 हो जाएगी तो यहाँ पर हम मात्रा ले लेंगे 6 या 5 या 4, आप कुछ भी ले सकते हो। इस प्रकार यहाँ पर आप ये तालिका भी दे सकते हो, देना चाहो तो, और नहीं देना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये आप वर्णन करोगे तो भी ठीक रहेगा। ये मैंने आपको बताया है कि जो त्यागी जाने वाली मात्राएं हैं वो मात्राएं लगातार बढ़ती चली जाएगी। वहां पर बढ़ती हुई लागतों में बढ़ती जा रही थी और घटती हुई लागतों में घटती चली जाती है। इस प्रकार ये आज